वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग नेचुरल पॉलीमर को पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके कंटेंट में देखेंगे कि कौन कौन से टर्म हमें आगे आने वाले दिनों में अध्ययन करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। नेचुरल पॉलीमर के बारे में हम लोग यहाँ पे पहले बेसिक जानकारी देखेंगे। देन इसके बाद उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन नेचुरल पॉलीमर देखेंगे। जैसे कि नेचुरल पॉलीमर को हमें डिफरेंट टर्म में क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे लिग्निन है या प्रोटीन है। इसके बाद हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ या डिसएडवांटेज देखेंगे, क्योंकि ये कहाँ कहाँ पे इसको उपयोग कर सकते हैं और कहाँ पे इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बायोडिग्रेडेशन मैकेनिज्म। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन बायोडिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल पॉलीमर की कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो नेचुरल पॉलीमर के बायोडिग्रेडेशन पर अफेक्ट डालते हैं। इसके बाद हम लोग उसका यूजेस और एप्लीकेशन देखेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में नेचुरल पॉलीमर को उपयोग किया जाता है। और उसके बाद हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे प्रोटीन है, लिग्निन है, या पॉलीसेकेराइड है, या और डिफरेंट टाइप की कंपोनेंट है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पहले इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है पॉलीमर। तो हम लोग देखेंगे कि पॉलीमर किसे कहते हैं। तो जो हम लोग के छोटे छोटे मोनोमर होते हैं, उसको अगर हम लोग कंबाइन कर दें विद ए सर्टेन रिएक्शन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। तो नेचुरल पॉलीमर भी इसी तरीके से बनाया जा सकता है। और नेचुरल पॉलीमर का उपयोग जो हम लोग मेडिसिन या फार्मेसी इंडस्ट्री में करते हैं। और नेचुरल पॉलीमर की एक खासियत है कि ये हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब इनका हम अगर इनको फेंक दें तो ये हमारे नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और पृथ्वी को या इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। अब यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है कि किस तरीके से नेचुरल पॉलीमर का फॉर्मेशन या किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मोनोमर है, ये कंबाइन होके हमारे क्या बनाएंगे, डाइमर बनाएंगे। अगर यहाँ पे 3 मोनोमर होते तो क्या बना लेते, ट्राइमर बना लेते। देन इसके बाद डाइमर मिलके क्या बना लेंगे, या डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर मिलके क्या बना लेंगे, पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये भी हमारा एक सर्टेन कंडीशन में होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि इसकी डिफिनीशन की। तो नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं वो हमें किससे, प्रकृति से मिलते हैं। ये प्रकृति में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हों, जैसे प्लांट है या फिर हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल कंपोनेंट है, और या तो हमारे क्या है, एनिमल, तो उससे जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वही हमारा नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि सोर्स के आधार पे इनका किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला पॉइंट यहाँ पे है प्लांट, अगला है एनिमल, और इसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल कंपोनेंट। कि प्रकृति में ये 3 ही तरीके से हमें नेचुरल पॉलीमर मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे हमें प्लांट के माध्यम से कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन से नेचुरल पॉलीमर मिलते हैं। तो प्लांट के माध्यम से हमारा पॉलीसेकेराइड मिलता है, और जिसके अंदर हमारा सेलुलोज और स्टार्च आ जाते हैं। एनिमल के द्वारा हमें क्या मिलता है, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड दोनों मिलते हैं, जिसमें प्रोटीन में हमारे पास ग्लूटिन या ग्लूटेरिन आ जाता है, और पॉलीसेकेराइड के अंदर हमारे पास काइटिन आ जाता है, और हेलोनिक एसिड भी आ जाता है। देन इसके बाद हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल कंपोनेंट है, जिसमें हमारे पास पॉलीएस्टर है या तो पॉलीसेकेराइड आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे अगला देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल पॉलीमर बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पहला है पॉलीसेकेराइड, जिसके अंदर हमारे पास सेलुलोज, एल्गिनेट और ये डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन।
जिसके अंदर हमारे पास जिलेटिन आ जाती है, एल्ब्यूमिन आ जाती है और अनेक प्रोटीन या लेग्यूमिन आ जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर बेसिकली हमारे पास दो टर्म आते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसके बाद हमारा अगला है पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर के अंदर हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी एल्कोनेट ये कंपोनेंट आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेचुरल रबर। जो नेचुरल रबर है वो भी हमारा एक नेचुरल पॉलीमर ही है, जिसमें हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट बेसिकली उपस्थित होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों कंपोनेंट उपस्थित होते हैं। और इसका फॉर्मेशन हमारा आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन अगर हम लोग करा दें तो ये नेचुरल रबर हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे, जैसे यहाँ पे आइसोप्रीन यहाँ पे बना हुआ है, तो आइसोप्रीन का हम लोग क्या करा दें, पॉलीमराइजेशन करा दें, जो नेचुरल पॉलीमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये फिगर दे रखा है ये हमारा नेचुरल रबर का दे रखा है, जो हमें किससे प्राप्त होता है, हैवियाना ब्राजीलिसिस नामक ट्री से प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज एंड एडवांटेज के बारे में कि नेचुरल जो रबर है या जो नेचुरल हमारे पास पॉलीमर है उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं और उनका बेसिक एडवांटेज हमारी लाइफ में क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो मोस्टली जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के माध्यम से बनाए जाते हैं। और अगला पॉइंट यहाँ पे है कि मोस्टली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिनका हमारे इन्वायरमेंट पर कोई भी प्रभाव या मानव जाति पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी होते हैं, कि हमारे ऊपर कोई भी खराब प्रभाव नहीं डालते या नुकसानदेह नहीं होते, और ये ज्वलनशील ज़्यादा नहीं होते, जिसके कारण इनका उपयोग हम लोग मेडिकल इंडस्ट्री में करते हैं। और ये हमारे पास बायोकम्पैटिबल होते हैं, क्योंकि डिग्रेडेशन इनका बहुत ही आसान होता है और प्रकृति पे कोई डिफरेंट टाइप का प्रभाव नहीं डालते हैं। देन इसके बाद ये हमारे पास हाईली पोरस होते हैं, जो इनका स्ट्रक्चर होता है ये छिद्रयुक्त होता है। अगला यहाँ पे इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है ये ही इनको डिफाइन कर सकता है। इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कि इनका जो प्रिपरेशन होता है या प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही आसान रहता है एज कम्पेटेबल टू सिंथेटिक पॉलीमर, जैसे पॉलीकार्बोनेट है या पॉलीएथिलीन है उनकी। अगला यहाँ पे कैपेबल ऑफ अटैचमेंट विद द अदर मॉलिक्यूल एंड मोस्ट ऑफ दीज मेटल हैव द वैरायटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप लीडिंग टू रेडियली मॉडिफाई। मतलब ये दूसरे कंपोनेंट या अदर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकते हैं और जिस एप्लीकेशन के लिए उपयोग करना हो उसी के हिसाब से ये ढल सकते हैं। इसके बाद अगला है इजी अवेलेबिलिटी एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनकी गिनती में आते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।